जय श्री राम दोस्तों। आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला, जो एमओयू साइन होने वाला है जिनेवा में 19 जून को यूएसए और इजराइल के बीच में, उसमें क्या वास्तविकता है। क्या ये एमओयू एग्रीमेंट में बदलेगा, जो कि कहा गया है कि 2 महीने तक डिस्कशंस चलेंगे, उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? कितने परसेंटेज है ये चीज़ होने के, और उसमें पाकिस्तान का क्या कंस्ट्रक्टिव रोल था या डिस्ट्रक्टिव रोल था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा टॉपिक हम लेंगे, जो गल्फ ऑफ ओमान में 3 इंडियन सेलर्स को यूएस की मिसाइल्स ने मारा, उसके बारे में हम ये डिस्कशन करेंगे कि क्या ये डेलिबरेट था और इंडिया को क्या एक्शन लेना चाहिए था और इंडिया ने क्या एक्शन लिया। इन दो बारे में बात करेंगे। और बात करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब पहले मुद्दे पे आते हैं, और वो है एमओयू, जो कि साइन होने वाला है 19 को। और उसकी घोषणा किसने की है? शहबाज शरीफ ने। पूरा 1 पेज का पोस्ट उसने किया है कि हमने मीडिएशन कराया और हमने दोनों पार्टीज को लाया और हमने जो है वो दोनों में समझौता कराया। लेकिन साहब, आपने अभी एक ट्रंप के ट्वीट देखे? ट्वीट्स में पाकिस्तान का नाम नहीं है। उन्होंने सऊदी अरेबिया एज ए कंट्री और कतर एज ए कंट्री, उन दोनों का नाम लिया और उन दोनों को थैंक्स कहा, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन छोड़िए, वो मिस हो गया होगा, उसकी बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने उस जो एमओयू है उसका नाम कहते हैं इस्लामाबाद डिक्लेरेशन रखा है। अभी तक डेफिनेट नहीं है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है। दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम हुआ, उसमें एक चीज़ तो साफ निकल के आ रही है कि अमेरिका हारा है और निकलने की कोशिश कर रहा है, और उसने इजराइल पे सब छोड़ दिया है कि भैया आगे का खेल तुम खेलो। तुमको लेबनान में घुसना है, बैरूत में घुसना है, तुम्हें जाके टर्की में घुसना है, जो कि बात चल रही है, तुम घुसो, हमसे मतलब नहीं है, हमको निकालो, क्योंकि हम ये वॉर अच्छी तरीके से हार चुके हैं। और इस बार तो हमको किसी तरीके से पाकिस्तान ने बेसिकली निकाल लिया हमको। हमने उसको काम सौंपा था, उसने हमको निकाल लिया। अगली बार कौन निकालेगा? तो मेरा कहना यह है कि अभी तो एमओयू साइन हो जाएगा, डिस्कशंस होंगे, और जैसा ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान उसके बाद 20 साल तक यूरेनियम एनरिच नहीं कर पाएगा 60%, और कह रहे हैं कि हम उसको किसी तरीके से 15 या 10 साल तक ला सकते हैं। लेकिन भाई साहब, ये बताओ, एक बार वॉर खत्म हो गई, उसके बाद ईरान अपने घर में क्या कर रहा है तुम्हें कैसे पता चलेगा? अभी तक पता नहीं चला, तुम्हें अब पता कहां चलेगा? जो उसने 400 केजी छुपा के रखा है वो तो तुम्हें अब तक मिला नहीं, तो जब वो एनरिच करेगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? फिर कहते हो कि जो मिसाइल्स है वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की आप बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना सकते हैं। वो कहे, ईरान ने कहा ठीक है हम सोचेंगे इसके बारे में, हम कुछ कमिटमेंट नहीं देते। ट्रंप ने कहा ठीक है। अब इसमें भी आप देख लीजिए, तो ओवरऑल आप देखेंगे जो 14 पॉइंट्स हैं, ज़्यादातर पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें अमेरिका ने एक तरीके से अपनी हार मानी है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को पे जो उसका कब्जा था बेसिकली अमेरिका का, मैं कहता हूं जो सेकंड लाइन पे उसने लगाया था, उसको विड्रॉ कर लिया। और ईरान ने भी कहा कि ठीक है साहब, 2 महीने के लिए हम भी विड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितनी चुंगी लगाएंगे, कितना टैक्स लगाएंगे, जो भी शिप्स वहां से गुजरेंगे हम लगाएंगे और ओमान लगाएगा। तो भाई साहब, ये जो फरवरी के पहले की सिचुएशन थी, सिचुएशन वही आ गई। अब आते हैं पाकिस्तान के रोल में। दोस्तों, मैं आपको एक बड़े पते की बात बताता हूं। इसमें बेसिकली पाकिस्तान को बीच में लाना ही नहीं चाहा। इजराइल नहीं चाहता था, ईरान नहीं चाहता था, इवन यूएसए भी जो उनका डिफेंस है वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बीच में आए, मीडिएशन करे। ट्रंप चाहते थे, क्योंकि ट्रंप का इन्वॉल्वेशन था पाकिस्तान में क्रिप्टो के थ्रू, रेयर अर्थ मिनरल के थ्रू, और ये अमेरिका के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट कंपनीज के लिए कर रहे थे। उनको सबसे अच्छा मार्केट में लगा कि ये चीज़ बिका हुआ है, इसको खरीद लो। तो भाई साहब, आसिम मुनीर जो 2 बार बैठ के लंच लिया है उन्होंने व्हाइट हाउस में, तो यही आपस में बात हुई होगी कि साहब हम आपको पाकिस्तान देते हैं, आपके नाम करते हैं, आप हमारे लिए कुछ करो। एक तो हमारी इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ाओ, हम कर तो कुछ सकते नहीं, आप दोनों को बीच में बैठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, खाना पीना खिला सकते हैं, और ट्रे आगे आपके सामने कर सकते हैं चाय की, लेकिन जो भी ट्वीट होगा, जो भी मैसेज होगा हमारे थ्रू जाएगा, आप ये हमको करने दो। और दूसरा, आपको इंडिया को नीचे दिखाना है। ट्रंप ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, जो हम चाहते हैं वो हमको दो, हम अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने बेस्ट विल का फ्रेंड को, उसके बेटे को,
भेजते हैं पाकिस्तान खरीदने के लिए, उसको पाकिस्तान बेचो, हम यहाँ पे तुम्हारा काम करते हैं, तुमको ऊपर उठाते हैं, इंडिया को नीचे गिराते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको याद है 100 बार बंदा बोल दिया कि हमने मीडिएशन कराया और 5 जहाज गिर गए, 7 जहाज गिर गए, 10 फाइटर जेट गिर गए, 11 फाइटर जेट गिर गए। नाम नहीं लिया उसने, लेकिन कहने का ये मतलब था कि इंडिया के गिरे हैं। चलिए, मैं ये कहता हूं कि मीडिएशन कराने की बात जो उसने बोली वो नोबेल पुरस्कार के लिए बोली, मानते हैं, क्योंकि ट्वीट भी पहला उसी ने किया कि समझौता हो गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस बात में सेंस है, लेकिन किस कंट्री का क्या नुकसान हुआ है यह बार बार बोलना, उसका क्या लॉजिक है? 7 गिरे, 8 गिरे, 10 गिरे। उसने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान के 11 अड्डे थे वो खत्म हो गए। जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं उसने, बारी बार केवल प्लेन के बारे में बोलता था। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। और ये एक तरीके से सतार्थ कराया किसने? शहबाज शरीफ ने, आसिम मुनीर ने, कि हम आपका काम कर रहे हैं साहब, आप हमारा काम कीजिए और हमको बीच में रखिएगा, हमारा काम कुछ नहीं है, हमको बीच में रखिए प्लीज़। और इससे नेचुरल है, बट नेचुरल है कि जो पाकिस्तान की वैल्यू थोड़ी सी तो दुनिया में ज़रूर बड़ी होगी कि यार इन्होंने दोनों को टेबल पे तो बैठाया, जबकि पाकिस्तान की औकात नहीं है ना यूएस को ना ईरान को एक टेबल पे बैठाने की, और इजराइल उसमें अवेलेबल ही नहीं था। ये कौन सा समझौता है? जो लड़ाई हुई है ईरान और इजराइल के बीच में, और समझौता हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। चलिए, तो अब देखते हैं 19 को एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, एक हफ्ते में क्या डिस्कशन होता है। पहले 1 हफ्ते का टाइम दिया है, उसके बाद कहा कि जो फर्दर डिस्कशंस होंगे वो 2 महीने तक चलेंगे। तो हम आपको बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे कि क्या सिचुएशन है और किस लेवल पे बातें चल रही हैं, और अमेरिका कितना हारा और ईरान कितना जीता। इसीलिए कहते हैं साहब, हिम्मत ते मर्दे मर्दे खुदा, हिम्मत दिखाई है ईरान ने एक सुपर पावर के सामने खड़े होने की। क्यों? इसलिए एक तो उसके पास जज्बा था और दूसरा उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ पहले ही बर्बाद हो गया था। ये 2 रीजन थे। और उसके पास स्टेट ऑफ हॉर्मस था, उसके पास 2 या 3 चीजें ऐसी थी जिससे वो अमेरिका को एक कहते हैं सलाखों में बांध सकता था, उसने बांधा। तो देखते हैं क्या होता है 19 को, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं एग्जैक्टली। तो आपको पता है 14 पॉइंट है, वो मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो पॉइंट्स 3-4 पॉइंट है वही हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर आर्म के बारे में और जो भी है। लेकिन जो अमेरिका चाहता था वो नहीं हुआ, रिजीम चेंज चाहता था नहीं हुआ, न्यूक्लियर पे चाहता था नहीं हुआ, हार्मोज पे चाहता था, हार्मोज पे भी उसने कहा कि भैया 2 महीने तक हमने खुला छोड़ा है, उसके बाद हम टैक्स लगाएंगे। तो अमेरिका की कोई बात नहीं मानी गई। अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं, ये भी पहले से लिंक्ड है। जो इंडिया के 3 सेलर्स की डेथ हुई है साहब, वहां से तो बहुत कंट्रीज के फ्लैग्स के साथ शिप्स निकलते थे, तो उन्होंने इंडिया को ही चूज क्यों किया? कभी सोचा है ये बात? ये इसलिए किया है इंडिया को इरिटेट करने के लिए। इंडिया यार कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, हमने टैरिफ लगा दिए, हमने कॉकरोच जनता दल भेज दिया, हमने फार्मर्स एजिटेशन करा दिया, सब स्टेट इलेक्शन यार हम जीतने वाले थे, हम हार गए, मोदी तो किसी तरीके से हाथ में आ ही नहीं रहा, इसको इसकी जनता के बीच में नीचा दिखाओ। इसलिए उन्होंने बॉम्बार्डिंग की हमारे 3 सेलर्स की जान के साथ। और इसमें भी एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान को ही ऊंचा दिखाने की बात की, क्योंकि शायद आसिम मुनीर का जो एग्रीमेंट है वो मैंने पहले बताया 2 हैं, एक हमको ऊपर उठाओ, दूसरा इंडिया को नीचे गिराओ। इंडिया को नीचे गिराने का जब कोई उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा अब CIA को या अमेरिका को, तो उन्होंने ये चाल चली, 3 लोग को मरवा दो, एजिटेशन हो जाएगा इंटरनल इंडिया में। राना अयूब और ये शेरवानी, इन सब के आप कमेंट्स देखिए क्या आ रहे हैं कि यार 3 लोगों को मार दिया और इंडिया गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही, बैठी हुई है, बिक गई है, ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गई है। आप क्या कहते हैं कि जाके अमेरिका पे अटैक कर दें? क्या चाहते हैं? और मैं बताऊं आपको, जो हमने एक्शन लिया, सबसे पहले चार्ज अफेयर्स को बुलाया, उसको ब्रीफ किया, उसके बाद जयशंकर साहब ने मार्को रूबियो से बात किया और कहा, बड़ा स्ट्रांग प्रोटेस्ट फील कराया उनसे। लेकिन मार्को रूबियो की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि हमारी जयशंकर से बात हुई, दैट वाज, वो दिखाता है एक्चुअल की यूएस चाहता क्या था। उन्होंने कहा कि तुम दोबारा आओगे हम दोबारा मारेंगे। ये एक बार भी नहीं बोला कि भाई 3 लोग मर गए, वी आर सॉरी फॉर दैट, गलती हुई नहीं हुई, जानबूझ के मारा, लेकिन मरे, लेकिन हमको सॉरी है,
क्योंकि हमने उनको वार्निंग दी, उन्होंने रुका नहीं, इसलिए हमने मार दिया, सॉरी, वी आर सॉरी। लेकिन दोबारा आएंगे तो देखिए, उनसे कहिए कि अपनी शिप्स को आप संभालिए, वो ना आए। ये पोलाइट वे में बात की जा सकती थी, लेकिन ना, उन्होंने कहा कि हम जो बोलेंगे, यूएस जो बोलेगा वो इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मस में होगा। हम कहेंगे रुक जाओ तो तुम रुक जाना, हम कहेंगे चलो तो तुम चले जाना, जो हम कहेंगे वो स्टेट हम उसमें होगा, तुम जो चाहो वो कर लो। इसीलिए कहते हैं ना साहब, अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है, अमेरिका खुद का भी दोस्त नहीं है। तो यहां पे भी उन्होंने सोचा कि इंडिया कोई बहुत बड़ा एक्शन लेगा या अपनी नेवी भेजेगा वहां पे, बाकी जितने भी शिप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हजारों शिप्स होती हैं, हजारों शिप्स को कौन कर सकता है। या कोई बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट इंडिया में होगा, या कोई इंडिया ऐसा कोई एक्शन लेगा जो कि यूएस को एक मौका मिल जाएगा इंडिया को जवाब देने का या इंडिया को नीचे दिखाने का। इंडिया ने नहीं किया, और मैं ये कहता हूं कि ये बिल्कुल ठीक एक्शन था इंडिया की तरफ से, कि अपनी तरफ से उन्होंने जो भी बोलना था मार्को रूबियो को, वो उन्होंने बोला। जयशंकर साहब ने अपनी जो प्रोटेस्ट थी वो दर्ज कराई, लेकिन बात को वहीं पे छोड़ दिया। और अमेरिका को लगा कि देखिए, अगर हम आइंदा कुछ करेंगे तो यार ये लोग एक्शन ना ले लें, ऐसा हल्का सा डर भी बैठा दिया। लेकिन देखिए, जो आपका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जहां आपके लोग जाके काम करते हैं, जहां से आपका पूरा आईटी जो है डेवलपमेंट R&D वो वहीं से आता है, गूगल वहां का, एप्पल वहां का, माइक्रोसॉफ्ट वहां का। अगर वो किसी एक को कह देंगे तुम इंडिया में सप्लाई करना बंद कर दो, क्या होगा इंडिया का? तो मैं तो कहता हूं कि एटलीस्ट अगले 50 साल आप अमेरिका से ऐसा कोई पंगा नहीं ले सकते। अगर आपको अपने लोगों की चिंता है तो ये कोई पाकिस्तान, ईरान नहीं है या नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। यहां पे अगर लोगों को खाना नहीं मिला तो वो मोदी को वोट नहीं करेंगे। उसके बाद वो ये देखेंगे नहीं कि साहब मोदी साहब लड़ गए थे यूएस के साथ, कोई नहीं देखेगा। वो कहेंगे हमको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, हमको ऑयल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अगर हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो ये पार्टी बेकार है। तो मोदी जी को तो 10 तरीके से देखना पड़ता है, अपने लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर को लोगों के बारे में थोड़ी ना सोचना पड़ता है। आप देख लो ना वहाँ पे क्या हो रहा है पीओके में, मतलब अंधेरे में गोलियां चला रहे हैं साहब। इंडिया में तो कभी कश्मीर में ऐसी गोली ना चलाई गई, वहाँ पे भी चलाई है तो पैलेट गन चलाई गई है जिससे कि आदमी मरे ना। वो तो खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। अफगानिस्तान में जाके बम बसा रहे हैं क्योंकि एक आदमी का डिसीजन है ना, एक आदमी डिसीजन ले रहा है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में डेमोक्रेसी है, वो आपको निकाल के बाहर कर देंगे। और उस वक्त कोई नहीं बोलेगा कि मोदी ने क्या किया, जयशंकर ने क्या बोला, कोई नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा यार आज यूएस वाले इंडियंस को बाहर निकाल रहे हैं, H1 वीसा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इंडियंस को जॉब नहीं मिल रही है वहां पे, या इंडिया के साथ बिजनेस में बहुत दिक्कत हो रही है, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त हमारे व्यापारी कहां जाएंगे? इसलिए कई जगहों पे आपको क्या कहते हैं, उसको खून के घूंट पी के रहना पड़ता है कि हम आज कुछ नहीं कर सकते प्रोटेस्ट के सिवा, अपनी प्रोटेस्ट दर्ज कराने के सिवा। अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अभी हम इस काबिल नहीं बने कि हम यूएस का गला पकड़ सकें। हमारे पास स्टेट ऑफ हार्मस नहीं है, हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल नहीं है, हमारे पास एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि अगर हम उसको यूएस को सप्लाई बंद कर दें तो यूएस बैठ जाएगा। केवल एक जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनको छोड़ के, उससे क्या होगा? अगर वो सप्लाई नहीं भी होती है तो मेडिसिन तो अवेलेबल है ना यार, पूरे वर्ल्ड में जेनरिक भी मेडिसिन अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली क्या है, इंडिया के पास एक चीज, चाइना इसीलिए खड़ा हुआ है और इसीलिए अमेरिका चाइना को नहीं बोल पाता, क्योंकि उसकी पावर है, इकोनॉमिक पावर है और उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। उसने सप्लाई बंद कर दी तो अमेरिका का गला दब जाएगा। जब तक इंडिया के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं आ जाती, आप सुपर पावर से लड़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते। और ये बात अमेरिका भी जानता है, इसलिए दे आर टेकिंग इट टू द राइट। और वो चाहते हैं कि वो जैसे कहें मोदी वैसा करे, वो जैसा कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट वैसे करे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट कर नहीं रही है तो उनको बुरा लग रहा है। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट आजकल चुप है ना, उस चुप रहने के पीछे भी एक बहुत बड़ा संकल्प है कि हम अपने को 47 तक इस हालत में बनाएंगे कि हमारे सामने कोई ऐसी हरकत ना कर सके जो आज यूएस कर रहा है। हमको टैरिफ दिखा के हमको डरा रहा है, हमसे कहता है कि कभी रशिया से तेल लो कभी ना लो। जो जयशंकर साहब ने बोला, यस नो यस नो यस नो, वी आर ऑल एडल्ट्स इन द रूम।
वो ये बेसिकली बोलना चाह रहा था ट्रंप को कि उस कमरे में जहाँ पे कि वो सब एडल्ट्स हैं, इसका मतलब है तुम एडल्ट नहीं हो ट्रंप। बच्चों वाली बात कर रहे हो, कभी कहते हो तेल ले लो, कभी कहते हो तेल ना लो, फिर कहते हो ले लो, फिर कहते हो ना लो। अभी जब वॉर शुरू हुई ईरान की तो कहता है खूब ऑयल ले लो, उसके बाद कह दिया क्यों ले रहे हो। टैरिफ में कभी कहता है 100%, कभी कहता है 200%, कभी कहता है 500% कर देंगे, कभी कहता है 10% कर देंगे। मतलब जो मन चाहे वो बोल रहा है और इंडिया उसका जवाब नहीं दे रहा। लेकिन देखिए साथ में अभी तक उसने FTA किया भी नहीं है इंडिया ने। जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो अभी तक साइन नहीं हुआ है। बाकी सब कंट्रीज तो पहले साइन करके निकल गए, इंडिया ने नहीं किया और लटकाया जा रहा है, लटकता कोई बात नहीं, 1 साल 2 साल, और अभी नवंबर के बाद तो वैसे ही इसकी पावर खत्म हो जानी, यार वेट कर लो। और ये इंडिया जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो ये जो दोनों टॉपिक्स थे आज के दोस्तों, एक जो MOU, ये एग्रीमेंट में चेंज होगा नहीं होगा, जो मेरे हिसाब से दिस इज ओनली 10% चांस कि वो एग्रीमेंट्स बनेंगे अभी, क्योंकि इजराइल विल नॉट लीव हिजबुल्लाह। वो लेबनान को ठोकेगा क्योंकि उसके अस्तित्व का सवाल है। और देखिए जो चीज़ होती है ना वो इजराइल और US आपस में मिलकर करते हैं। ट्रंप ने बोल दिया होगा बेटा बीबी तुम्हें अब जो करना है करो, भैया मुझको निकलने दो, मैं बर्बाद हो रहा हूँ। ये वॉर शुरू की थी तुमने और ईरान ने, और बीच में फंस गया मैं, तो मुझे निकलने दो, तुम आपस में देख लो, हम तो कांटेक्ट करके और कुछ एग्रीमेंट साइन करके निकल जाएंगे, बाकी तुम झेलो। क्योंकि इसको पता है इजराइल को कि जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना दिया उस दिन इजराइल खत्म हो जाएगा। इजराइल को तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है साहब, वो इन छोटे मोटे एग्रीमेंट को नहीं मानेगा। अगर मानता तो ये लड़ाई शुरू ही नहीं होती। और जहाँ तक सेकंड टॉपिक है इंडियन सेलर्स की बात है, जो जाने गई हैं, बहुत दुख की बात है। लेकिन कभी कभी हमको एक खून का घूंट पी के भी सहन करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास हथियार बहुत कम हैं। वी हैव वेरी लिमिटेड टूल्स टू फाइट अगेंस्ट द माइटी US। जब हो जाएगा तब होगा, आज नहीं है। तो आज आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि यार आप हमारे दोस्त मत रहिए, लेकिन आप दुश्मन भी ना बनाओ, दुश्मनी भी मत करो और दोस्त भी रहने दो। तो दोस्तों आप इन दोनों टॉपिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक कि ये MOU कितने % होगा जो एक एग्रीमेंट में चेंज होगा। और दूसरा कि इंडिया ने जो किया, ये 3 सेलर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सही किया या कुछ और एडिशनल करना चाहिए था इंडिया को। आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।